हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू विजन फार्मेसी। हमारे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज सैंपल इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑन अपकमिंग वीडियोस। लेट्स बिगिन डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज सैंपल इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो, इन रिसर्च मेथोडोलॉजी अ सैंपल इज डिफाइंड एज a subset of entire population that is selected for the purpose of conducting the study. So you know that researchers can't always study the entire population due to limitations like cost, time, right? And it is practically difficult to conduct the study on entire population. So they select a sample to represent the larger group, so that we call it as sample. आपको एक बार मैं हिंदी में समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो भी रिसर्चर होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी कंडक्ट करना। तो डिफ़िकल्टी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, राइट। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि एंटायर पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल यानी कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर स्टडी कंडक्ट किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सैम्पल। और ये जो सैम्पल होता है वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नाउ moving to next, that is the related terms to this of sample. The first is population. So we define population as the entire group that you want to study. This can be all patient in a particular age group, all patient with a specific disease, or all users of a particular drug. तो यहाँ पे जैसे बताया हुआ है पॉपुलेशन क्या होता है, वो एंटायर पॉपुलेशन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का है या फिर किसी पर्टिकुलर डिसीज से ग्रस्त है जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो। तो फिर वो सारा का सारा पॉपुलेशन, ठीक है, सारा का सारा एज ग्रुप जो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, या फिर सारे के सारे पेशेंट्स जो उस स्पेसिफिक डिसीज से सफ़र हो रहे हैं, ठीक है, या फिर सारा का सारा पॉपुलेशन, सारे के सारे लोग जो एक पर्टिकुलर ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका पॉपुलेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो है सैंपल। तो सैंपल क्या होता है? अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज सिलेक्टेड फॉर द स्टडी। द सैंपल इज मेंट टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल, राइट। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो भी हमारा पॉपुलेशन होता है ये इतना फिजिबल नहीं है कि हम स्टडी पूरे के पूरे पॉपुलेशन पर करें, राइट। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर सैंपल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो सैंपल हो वो सैंपल इस तरह से हो कि वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सैंपल। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो है सैम्पलिंग। तो स्टूडेंट्स, एज पर द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम पॉपुलेशन टू फॉर्म अ सैंपल। तो सैम्पलिंग हम किसे कहेंगे? उस मेथड को कहेंगे जैसे हम पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर हर एक इवन नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑड नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक एज ग्रुप में से 5-5 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सैम्पलिंग टेक्निक यानी मेथड जिससे हम अपना सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है सैम्पलिंग फ्रेम। तो अ मेथड और a list or a method that identifies the entire population from which a sample can be drawn. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब अगर हम स्टडी करना चाहते हैं टीनेजर्स में, राइट, तो हमारा सैम्पल फ्रेम क्या होगा? टीनेजर्स, राइट। यानी वो मेथड जो हम यूटिलाइज करेंगे हमारे पर्टिकुलर पॉपुलेशन को सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। एंटायर पॉपुलेशन में से अगर हमको सिर्फ लेडीज़ पे स्टडी करना है तो अल्टीमेटली हम जेंट्स पॉपुलेशन नहीं कंसिडर करेंगे। अगर एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए करना है तो अल्टीमेटली हम वो पर्टिकुलर डिसीज़ के पेशेंट को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, दैट इज अ लिस्ट और अ मेथड दैट आइडेंटिफाइज द एंटायर पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल कैन बी ड्रॉन। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन आवर स्टडी वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर सैम्पलिंग फ्रेम। Moving to next point, that is sampling error. The difference between sample result and the true population value due to sample being just a portion of the population. So students, not necessary every time कि हमारा जो भी सैम्पल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन में अल्टीमेटली बहुत सारे एज ग्रुप हैं, राइट। बहुत सारे अलग अलग लोग, अलग अलग डिसीजेस, राइट, अलग अलग
जोग्राफिकल बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, विच इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल इन आवर सैम्पल, सो दैट कुड बी आवर सैम्पलिंग एरर. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सैम्पल साइज. तो सैम्पल साइज क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम दी पॉपुलेशन फॉर द स्टडी. हम कितने नंबर ऑफ पीपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सैम्पल साइज. तो ये हो गए सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दैट ऑफ सैम्पलिंग. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन बिटवीन लार्ज सैम्पल एंड स्मॉल सैम्पल. तो स्टूडेंट्स, लार्ज सैम्पल होता क्या है? तो सबसे पहले लार्ज सैम्पल वो सैम्पल होता है जहाँ पे द सैम्पल विथ अ लार्जर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट इज़ मोर देन 500. वेरएज स्मॉल सैम्पल वो होते हैं जहाँ पे सैम्पल साइज कुड बी लेस इन नंबर एज दैट ऑफ 10 to 50 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के नंबर में आप देख सकते हो काफ़ी अंतर है. अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की. तो फिर लार्ज सैम्पल में मोर एक्यूरेसी इन रिफ्लेक्टिंग द ट्रू पॉपुलेशन. यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन है उसे प्रॉपर ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आर मोर, वेरएस मे बी लेस एक्यूरेट इन रिफ्लेक्टिंग द ट्रू पॉपुलेशन इन केस ऑफ small sample. Moving to next point, that is variability. Here has less variability because it's more representative of the population. यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है, जो वेरिएबिलिटी है, वो कंपैरेटिवली कम है लार्ज सैम्पल में, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा है. अल्टीमेटली स्मॉल सैम्पल में यहाँ पे वेरिएबिलिटी विल बी मोर बिकॉज ऑफ द स्मॉलर ग्रुप. Then coming to next one, confidence level. So higher confidence in result, that is results would be more reliable in case of large sample, whereas lower confidence in result in case of small sample, that is there are more chances of error in results. Moving to next point, statistical power. So higher statistical power to detect true effect, whereas lower statistical power to detect the differences because of small size in case of small sample. Moving to next point of comparison. So the next point is about cost. So ultimately अगर आपके पास large sample है तो वहाँ पे आपको expenses भी ज़्यादा रहेगा, more expenses because of more number of participants. So ultimately there would be more participant would need more compensation, right, time, resources, etc. Whereas smaller sample is comparatively cheaper because of fewer participants, less time and resources are required. अब बात कर लेते हैं टाइम के लिए. तो अल्टीमेटली अगर ज़्यादा लार्ज सैम्पल है तो हमें उसके लिए समय भी ज़्यादा लगेगा, राइट, टेक्स लॉन्गर टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा. वेरएज अगर स्मॉलर सैम्पल है तो इट कुड बी क्विकर टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जनरलाइजेबिलिटी. So results can be more generalized in case of whole population, right. जो हमारा लार्जर सैम्पल है वहाँ पे अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ज़्यादा जनरलाइज होगा, वेरएस जहाँ पे हमने स्मॉल सैम्पल वो यूज़ किया है वहाँ पे रिजल्ट में नॉट बी जनरलाइज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द लार्जर पॉपुलेशन. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सैम्पलिंग एरर. तो अल्टीमेटली जहाँ पे हमने लार्ज सैम्पल सेलेक्ट किया है वहाँ पे लोअर सैम्पलिंग एरर के चांसेस हैं, राइट. यहाँ पे कम चांसेस है कि हमसे कोई बड़ी गलती हो, वेरएस जहाँ पे हमने हायर स्मॉल सैम्पल सेलेक्ट किया है वहाँ पे हायर सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस हैं. देयर कुड बी चांसेस ऑफ बायसनेस और इवन मिस्टेक्स. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बेस्ड ऑन complex analysis. So ultimately you have a larger sample, so you will be having or you will be requiring more complex statistical method in order to analyze your results, whereas simpler statistical analysis could be done for a smaller sample. Representation, more representatives of the population in large sample, whereas may not fully represent the entire population in case of small sample. अब हम बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की. तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा वो रिजल्ट्स टेंड्स टू बी मोर रिलायबल बिकॉज ऑफ लार्ज सैम्पल साइज इन लार्ज सैम्पल,
और अल्टीमेटली हमको जो स्मॉल सैम्पल से रिजल्ट्स मिलते हैं वो कंपैरेटिवली लेस रिलायबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है। अगला बात कर लेते हैं रिस्क ऑफ बायसनेस। तो यहाँ पे लोअर रिस्क ऑफ बायसनेस स्पेशली विथ रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज ऑफ large sample, whereas higher risk of biasness due to small sample size in case of when we are going with small sample. Then let's talk about flexibility. So here your large sample are less flexible due to larger sample size, whereas your small samples are more flexible in terms to change in the study design. So that's all the comparison between large sample and small sample. So thank you students for watching this video till end. I hope you have understood the comparison between large sample and small sample, and also about sampling and the basic terms which are being involved with sampling. So thank you. Please do like, share, subscribe and press bell icon if not done yet. Thank you.